दोस्तों एक बार फिर से जो है 2015 की पीवाईक्यू सीरीज में लेकर के आ गया हूँ। हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज है और ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो भी भाई 2025 का पीवाईक्यू दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज 2015 फुल एनालिसिस के साथ मैं लेकर के आ गया हूँ। तो अगर आप जो है यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अपना 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं प्री का, तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके समझाऊंगा और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दूंगा, जिससे कि अगर दोबारा क्वेश्चन उसी तरीके से रिपीट होता है तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो आज हमारा जो रहने वाला पीवाईक्यू सेशन तो 2013 2014 मैंने करा दिया है। आज जो है 2015 की पीवाईक्यू सीरीज में लेकर के आया हूँ हिस्ट्री की। इसके बाद फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इसी तरह ईवीएस की मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो हिस्ट्री में शुरुआत करेंगे 2015 से। तो 2015 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में, वो सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, आप देख सकते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रॉलेट सत्याग्रह के ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को पता है कि रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन जो है 1919 की घटना है भाई, 1919 में हुआ था। और क्या था इसमें, तो रॉलेट सत्याग्रह का मतलब ये था कि इसके अंतर्गत ये कहा गया था बिना मुकदमा चलाए जो है किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। पहले हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद आंसर बताएंगे कि इसमें क्या होता था। बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। तो ये कुछ कानून की मतलब बाध्यता थी और महात्मा गांधी ने 1919 में जो है इस एक्ट का विरोध किया था। गांधी जी ने 1919 में इसका विरोध किया। इस एक्ट का जो है गांधी जी ने 1919 में विरोध किया था। ठीक है। और अब देखिए इसमें मतलब इसकी एक थॉट प्रोसेस है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। इस कानून को ये कहा जाता है, किसने कहा है, गांधी ने कहा है कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ऐसा मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में बताया है, मतलब इन कानूनों के बारे में। तो अब हम एक बार आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो रॉलेट अधिनियम सोडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। क्या जो रॉलेट एक्ट था वो सोडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, क्योंकि सोडिसन कमेटी जो है 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, बिल्कुल ये भी सही है। गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब देखिए साइमन कमीशन के आगमन, तो साइमन कमीशन का इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 की घटना है। तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन गलत है। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हम काट देंगे और पहला तो आपका सही, दूसरा सही, तो 1 और 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये तो था इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक माने जाते हैं। तो इसमें से दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, तीनों लोग जो हैं उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है सर्वप्रथम अपने लेख में लिखा था, उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने उसमें बताया था कि ड्रेन ऑफ थ्योरी का मतलब धन की निकासी, दादा भाई नौरोजी ने अपने बताया था पुस्तक में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्होंने इसमें जो है ड्रेन थ्योरी के बारे में व्याख्या की थी। ठीक है, धन की निकासी से जो है एक प्रकार का आयोग का गठन हुआ था, जिसको वेल्वी आयोग कहते हैं। और आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी कुछ उल्लेख किया था। आरसी दत्त की पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने भी इसमें जो है लेख प्रस्तुत किया था धन की निकासी को लेकर के। और जी सुब्रमण्यम अय्यर एक महान समाज सुधारक थे। ये सुब्रमण्यम अय्यर जो है समाज सुधारक थे। तो ये भी जो है मतलब जो धन बाहर से बाहर जा रहा था भारत से, तो उस पर इन लोगों ने एक अपनी टिप्पणी की थी और आलोचना की थी उसकी। ठीक है, चलते हैं आगे।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की बात करते हैं। तो 1934 में जो है इसका स्थापना हुई थी। मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में जो है इसकी बैठक हुई थी। तो इसलिए इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। बिल्कुल गलत, क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग का नायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये भी नहीं हो जाएगा। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें से जो है कोई भी नहीं ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, 40 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य हैं और उधर वर्तमान क्षेत्र है। तो इसमें आपको मैचिंग कराना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो चंपक जो है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक। दुर्गार जम्मू में है, ये सही सुमेलित है। कुलूत हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है मैचिंग वाले, तो इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं पीवाईक्यू में, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे बुद्ध के जीवन पर 2014 में जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए वही क्वेश्चन उसी तरह से फिर से रिपीट होता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए 3 और 4, कौशल और मगध से जो है संबंध था, और आवंती और गांधार कभी नहीं गए थे। तो ये सेम जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है, इससे पहले मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। अब बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप कुछ चीज़ों पर विचार करना है आपको। तो बाबर भारत में कब आता है, तो उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि बाबर का आगमन जो होता है पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ 1526 से 1530। तो 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम खां लोदी को हराया तथा भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के साथ जो है बाबर की एंट्री होती है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा करके। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं कि बाबर जो है स्थापत्य कला में मेहराब तथा गुंबदों का उपयोग सल्तनत काल में हो गया था। मतलब उस समय जो था बाबर के टाइम तो ये सब चीज़ें बाद में आई थी, लेकिन जो मेहराब तथा गुंबदों का उपयोग होता था वो सल्तनत कालीन से चलता आया था। तो अब यहाँ पर कुछ उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। भाई बारूद की शुरुआत तो आपको बहुत पहले आपको देखने को मिल जाएगी भारत के अंतर्गत। तो ये तो गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी। तो गुंबद आपको बताया था मैंने कि जो सल्तनत काल में जो है गुंबद बनाने की कला आई थी। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, ये आपका सही ऑप्शन है। तैमूरी राजवंश की स्थापना बाबर के समकालीन या बाबर के बाद हुई थी, जब इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को। तो उसी के बाद जो है इसकी स्थापना होती है, किसकी? तैमूरी राजवंश की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने जो है तंजौर तट पर अभियान गठित किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। तो कुछ नाम बता दूंगा मैं कि कौन कौन से थे और किस तरीके से होता नमक कानून के बारे में। तो नमक कानून की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की थी। 12 मार्च 1930 की उसकी शुरुआत होती है 78 में सदस्यों के साथ। 78 सदस्यों के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और 6 अप्रैल को पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा था इसका। अब देखिए कौन कौन से सदस्य थे जो कहाँ कहाँ पर जो नमक कानून तोड़ने के लिए विरोध किया था। तो तंजौर में तो आपको पता है कि सी राजगोपालाचारी हो गए, मालाबार तट के कलप्पड़ हो गए, मालाबार
तट पर जो है के कलप्पड़ और उड़ीसा के तट पर गोपचंद बंधु चौधरी, गोपचंद बंधु चौधरी और उसके साथ आचार्य हरिहर दास, आचार्य हरिहर दास ने जो है उड़ीसा के तट पर जो है नमक कानून तोड़ा था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम देखते हैं इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता को समर्पित कर दी गई है। तो हरिहर प्रथम उसमें का प्रतापी राजा था। तो हरिहर प्रथम के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। अब हम हरिहर प्रथम के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इसी वंश से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हरिहर वंश, काकतीय वंश, तो यहाँ से क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है, होयसल वंश, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हरिहर प्रथम 1336-1356 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। हम्पी राज्य को ही विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, हरिहर तथा उसके उत्तराधिकारियों ने विरूपाक्ष यानी शिव देवता के अभिकर्ता के रूप में अपना शासन प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए अमोघ वर्ष के बारे में बात करते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा था। इसकी रचना का नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा का सबसे बड़ा जो है शासक था। बल्लाल द्वितीय, बल्लाल द्वितीय होयसल वंश से संबंधित है, होयसल वंश। अब बात करते हैं प्रताप रुद्र द्वितीय, ये काकतीय वंश से संबंधित हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि हरिहर वंश, ये आपको बता दिया मैंने कि जो है हरिहर प्रथम जो थे, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि होयसल वंश के बारे में देखना पड़ेगा, काकतीय वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, विजयनगर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कविराज के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। प्रथम भारतीय महिला होती तब सरोजिनी नायडू होती। ये चीज़ें आपको, यही सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल, जहाँ जहाँ पर एक है वो काट दे, तो इसका मतलब है केवल दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, ये बिल्कुल सही है। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि स्थापना जो अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो इस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी बने थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। प्रथम हिंदू अध्यक्ष पी आनंद चार्लू, प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी। तो मतलब जो कैबिनेट मिशन के आया था उसमें संघीय सरकार की बात हुई थी। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था। तो इसमें न्यायालय संबंधित जो है कोई भी बात नहीं की गई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपलब्ध किया, ये भी गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना जो है 1946 में आई थी। काल 3 सदस्य थे, KAL। तो काल, अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिस्प और लॉरेंस। ठीक, क्रिस्प, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, 3 लोगों ने मिल करके जो है क्रिप्स मिशन की शुरुआत की थी। संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था? संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें।
47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? तो इनमें से किन चीज़ों का निर्माण सबसे पहले हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसमें धौली स्थित सैलकत हाथी गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा कठिन पड़ते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें कई मंदिर हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हम एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य तत्व हैं? सामंती व्यवस्था के अंतर्गत की बात की गई है। तो सामंती व्यवस्था जो है भारत में गुप्त काल से 16वीं शताब्दी तक सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के संदर्भ में भूमि अनुदान की शुरुआत यह प्रणाली धीरे धीरे विकसित हुई। भारत में भूमि अनुदान का सबसे पुराना अभिलेखीय रिकॉर्ड पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक सातवाहन अभिलेख से सातवाहन से। तो सातवाहनों में जो है बताया गया कि उन्होंने भूमि अनुदान देना शुरू किया था। सामंतवाद की यही परिभाषा है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये गलत हो जाएगा। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल 2 पार्टों में विभक्त हो गया? तो स्वदेशी आंदोलन इसका प्रमुख कारण था, जिसके कारण जो नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। 2016 में जो यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये करंट के क्वेश्चन है। कभी कभी करंट में जैसे इस समय 5 और भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो 2014 में जो यूपीएससी पहुँच चुका है और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो उड़िया हो जाएगा इसमें। ठीक, शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत उड़िया आती है। तो 2015 की आज पीवाईक्यू सीरीज के अंदर इतना ही, और कल हम 2016 की पीवाईक्यू सीरीज हिस्ट्री के लेकर के आएंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है? तो कलमकारी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कलमकारी जो है चित्रकला है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई एक प्रकार की चित्रकारी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। जैसे बनी ठनी के बारे में क्वेश्चन 2018 में पूछा यूपीएससी ने, बनी ठनी 2018 में पूछा। तो ये सब चित्रकला के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।